अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि कत्ल व गारतगरी का सिलसिला जारी है। नामालूम कातलों का नाम लिया जाता है, मगर ये नहीं देखा जाता कि किसने किसको कत्ल किया है। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और इस हवाले से ताहाल शवाहिद सामने नहीं आए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हार्ड लाइन इख्तियार करनी शुरू कर दी है। सियासी तज़कियाकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि इससे कबल ही हुकूमत का खात्मा हो जाए और इलेक्शन हो जाए। दूसरी तरफ ये भी एक तजिए सामने आ रहे हैं और ये प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं बाद लोगों के नज़दीक कि एक साफ़ सुथरे लोगों की हुकूमत कायम की जाए और उन साफ़ सुथरे लोगों में जो पुराने चेहरे हैं, जो पुरानी जो सियासी जमातें हैं, उनकी छुट्टी करा दी जाए। क्या ये वाकई एक मफरूज़ा है? क्या ये काबिल अमल मनसूबा है? ये क्या है? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ व पार्लिमानी अमूर ग़ुलाम फ़ारूक अवान साहब। अवान साहब, वेलकम टू आवर शो। अवान साहब, ये बताएं कि जो कराची की जो सूरत हाल है, अगर हम आपसे ये कहें कि उसको मुख्तसरन हकीकत आवाम के सामने रखें कि क्या कराची की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है और क्या कराची में कभी पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सकेगा? बाबर साहब, देखिए, कराची इस वक्त दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर हो गया और उसकी आबादी करोड़ों में है। दूसरी बात यह है कि वो समंदर के नज़दीक शहर है और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ खित्तों से गए हुए लोगों की इतनी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों में कि वो, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पुराने वक्तों में मुख्तलिफ रियासतें होती थी ना, कराची के शहर को अगर ये कहा जाए कि उसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, तो उस वजह से यकीनन जो बड़े शहर होते हैं उनमें मसाइल भी पैदा होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से अफ़गान जंग के बाद से जो दहशत गर्दी और क्लाशनकोफ कल्चर और मनशियात कल्चर शुरू हुआ, जिस तरह से पूरा पाकिस्तान उसका शिकार हुआ, कराची भी उसका बैडली शिकार हुआ और फिर लसानी फसादात होते रहे, फलां होता रहा, फलां होता रहा। इस सब को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो मौजूदा हुकूमत जब मर्ज़ वजूद में आई, तो अगरचे आपके इल्म है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद अक्सरियती जमात थी जो अकेले इंतखाबात जीतने के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, लेकिन इस सारे के बावजूद सिर्फ कराची में और सिंध में अमूमी तौर पर अमन कायम रखने के लिए वहाँ की दीगर जमातों को भी शामिल इक़्तिदार किया गया। और फिर आपके इल्म है कि कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल आई कि हमारी शामिल इक़्तिदार जो जमहूरी कुव्वतें मुख्तलिफ इशूज़ पे उन्होंने अगर कहीं नाराज़गी का इजहार किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ आगे बढ़ा के उन्हें, उनके हाथ को पीछे नहीं होने दिया, उनको दोस्ती का हाथ बढ़ा के उन्हें फिर अपने सफ़र में शामिल कर लिया। वाहिद वजह यही थी कि कराची के अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके और कराची में लगी हुई आग और दहशत गर्दी और भत्ता माफिया, लैंड माफिया, इसको कंट्रोल करने के लिए सारे लोग मिलजुल के काम करें। मैं ये समझता हूँ कि जो कराची का इशू है वो किसी एक आदमी का, किसी एक जमात का और किसी एक गिरोह का इशू नहीं रहा। अब अगर ये कहा जाए, कोई ये कहे, कोई ये समझे कि कराची किसी एक के कंट्रोल में, तो ऐसी बात अब मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, वहाँ काफ लीग भी अब शामिल इक़्तिदार हो गई है, NPP शामिल इक़्तिदार है और मुत्तहिदा के साथ हमारी मुफाहमत पहले दिन से चल रही है। इन सारी जमातों ने मिल के भी कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद 100% मैं समझता हूँ नताइज हासिल नहीं किए जा सके। अब इसके पीछे वहाँ के जो मसाइल हैं वो उनमें मैं ये समझता हूँ कि उनको कंट्रोल करने के लिए सियासत एक तरफ रख के कराची के अमन को बहाल करने के लिए, कराची के लोगों की ज़िंदगी में वो नॉर्मल पोजीशन लाने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी और ये कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने कराची के हालात पे आज उन्होंने ख़ास तौर पे इजलास बुलाया है और इस पे सारी जमातों को बिठा के तो मशावरत की जाएगी कि ये जो लोग कराची के अमन को तहवाला कर रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। और सब बालों ये कहते हैं, देखें जी, जो बाद जराइम पेशा लोग हैं उन्होंने सियासी जमातों में शमूलियत अख्तियार की है, उनका अपना एजेंडा है और वो अपने कत्ल गारतगरी का सिलसिला वो जारी रख रहे हैं अपने मजमूम मकासद के लिए। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है?
हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, बहुत बड़े खतीब थे। एक दफ़ा उनसे किसी ने कहा कि दाढ़ी वाले चोर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रख ली है। मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, सियासी जमात या सियासी जमात का कोई कारकुन कभी भी इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि वो बंदूक उठा ले। उसकी वजह यह है कि उसने कल वोट मांगने के लिए जाना होता है, चाहे वो एमएनए हो, सेनेटर्स हो, एमपीए हो, काउंसलर्स हो, नाजिम हो, नायब नाजिम हो, किसी तरह से भी मुंतखब होने वाले लोग या इंतखाब के प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले लोग ये किसी तौर पे भी इस चीज के मुतामिल नहीं हो सकते, ये जुर्रत नहीं कर सकते कि वो बंदूक उठाएं। क्योंकि जिस दिन बंदूक जब उठा ली जाए, वो कहते हैं कि जराइम की दुनिया का रास्ता बड़ा खूबसूरत है, दरवाजा बहुत खूबसूरत है, लेकिन है दरवाजा सिर्फ एक एंट्रेंस का, नो एग्जिट, वापसी मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, कोई जुबान बोलने वाले भी हैं, किसी खिते के रहने वाले हैं, जो बंदूक जिन्होंने उठाई हुई है वो मैं समझता हूं कि ना किसी सियासी जमात के कारकुन हैं और ना वो मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हैं। उसकी वजह यह है कि मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी के लिए पहला तकाजा यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है, और पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, पाकिस्तान में सुकून है। तो देखें वाल साहब, कौन चाहता है कि उसके बच्चे खौफ के माहौल में स्कूल जाएं? कौन चाहता है कि खौफ की वजह से कल आपके तालीमी इदारे बंद हो रहा, आपके बच्चों का नुकसान हो रहा हो? कौन ये चाहता है कि वो खौफ की वजह से बाजार बंद हो और तजारती नुकसान हो रहा हो? कौन ये चाहता है कि खौफ की वजह से सियासी जमातें अपने जलसे जुलूस ना कर सकें? जब खौफ होता है तो सारी चीजें उस खौफ के जेरे साया आ जाती है ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो लोग भी ये कुछ कर रहे हैं वो भत्ता माफिया हो सकता है, लैंड माफिया हो सकता है। मैं कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में देख रहा था एक इलाके में जहाँ को ये मसाइल हैं, तो वहाँ की अक्सरियत ये कह रही थी कि इसमें कोई सियासी आदमी शामिल नहीं है, कि किसी सियासी जमात के लोग, लिसानी ग्रोह के लोग शामिल नहीं है, बल्कि लैंड माफिया और भत्ता माफिया जो आपस में टकराए हुए हैं इस वक्त, तो वो फायरिंग कर रहे हैं। अब देखे ना, मरने वालों में अक्सरियत किन लोगों की है? अक्सरियत वो लोग हैं बेचारे जो गरीब हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो जिनके घरों में एक वक्त का खाना मुश्किल से होता है, अगले वक्त के लिए अल्लाह की तरफ वो निगाह उठा लेते हैं। तो वो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ वहां के मसाइल को हल करने के लिए एक ही तरीका है कि पूरी कौम यक ज़बान होके, यकजा होके आवाज भी उठाए और कदम भी उठाए, तब कराची के अमन को बहाल किया जाए। और साहब एक नुकता नज़र ये है, देखिए जो उधर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जब कशीदा होते हैं तो कराची की सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाती है और मासूम लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बैन अवी ताकतों के ज़ेर असर है और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं? बात यह जी, यकीनन ड्रोन अटैक्स का भी किसी हद तक पूरे मुल्क में असर होता है, लेकिन जो कराची में जो कुछ हो रहा है वो ड्रोन अटैक्स तो आज की बात है ना, ये 1988 से हो रहा है, जब पहली दफा ऑपरेशन हुआ, सोराब गोट ऑपरेशन, आपको याद होगा। इत्तेफाक से जिस दिन वो ऑपरेशन हुआ, मैं और एक दो हमारे साथी जा रहे थे ट्रेन में, हमने सफर किया और 2 दिन हमें रास्ते में लग गए। वहाँ ऐसी पोजीशन थी कि पूरा कराची जाम हुआ था, पूरे कराची में हड़ताल थी। वो इब्तदा थी, मैं 1988 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये मसाइल हुए। उस वक्त तो ड्रोन अटैक्स नहीं थे ना जी, उस वक्त तो अफगानिस्तान पे कोई काबिज नहीं था, उस वक्त तो हमारे खाना फाटा में और वजीरिस्तान में हालात ख़राब नहीं थे। ये वहाँ पे मैंने पहले गुजारिश की कि चूँकि आबादी इतनी बढ़ गई है, वहाँ पे लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ माफियाज हैं, लैंड माफिया है, उसमें भत्ता माफिया है, उसमें मनशियात माफिया है, कि जिनके बहुत सारी जगहों पर मफादात वाबस्ता होते हैं और वो अपने मफादात हासिल करने के लिए किसी के एजेंडे पे भी, इसमें तीसरी कुव्वत भी शामिल है यकीनन। हमारे मुखालिफ लोग जितने भी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ ज़ाहिर है, हमें पता है, उनको भी पता है, वो सारे भी उस अमन को तहवाला करने के लिए अपने वसाइल भी लगा रहे हैं, अपने पैसे भी लगा रहे हैं और उनकी निशानदेही हुकूमत करती भी रहती है। मैं ये समझता हूँ कि ये मसला किसी एक ड्रोन अटैक की वजह से नहीं है, ये एक ऐसा मसला है कि जो पुराना हो चुका है